स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी ज्योग्राफी की सेकंड बुक चल रही है। सेकंड बुक है बेटा हमारी भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं जो पॉपुलेशन का था, जनसंख्या का था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको आप एक बार देखोगे, आप इसको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको एक बार में ही ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है, सेकंड चैप्टर इज़ प्रवास। जो आज का बेटा हमारा नया चैप्टर है वो है प्रवास। अब हम इसके अंदर देखिए पढ़ेंगे कि प्रवास होता क्या है, इसके क्या प्रकार, कितने प्रकार का होता है प्रवास, इसके क्या कारण हैं और इससे क्या परिणाम यानी कि इसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। तो बहुत आसान है बेटा, इसको एक हम स्टोरी की तरीके से पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए पहले मैं आपको जो आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसके अंदर देखिए एक राम बाबू नाम का एक व्यक्ति है और वह क्या है, छत्तीसगढ़ का जो भिलाई एरिया है, इस्पात संयंत्र एरिया है, वहाँ पर एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे हैं, यानी कि एक वकील के रूप में कार्य कर रहा है। तो जो राम बाबू है उसके बारे में बताया गया कि राम बाबू का जो जन्म है वो कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ है, बिहार के भोजपुर ज़िले में हुआ है। लेकिन अब देखिए वो कार्य कहाँ कर रहा है, छत्तीसगढ़ में कर रहा है, यानी कि वो बिहार में पैदा होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहा है। तो जो 12 साल की जब उसकी एज थी तो वो क्या है, वहाँ आसपास के एरिया के अंदर ही अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए चला गया था। और जब उसने अपनी इसकी वकालत की डिग्री वगैरह ले ली थी उसके बाद वो कहाँ चला गया, झारखंड के सिंदरी एरिया में चला गया था। और उसके बाद उसे छत्तीसगढ़ के भिलाई में उसे नौकरी मिल गई थी। और पिछले 31 साल से वो वहाँ रह रहा है। देखिए इसका जन्म हुआ बिहार में, कहाँ कहाँ पर इसने पढ़ाई की, लेकिन अब वो आखिरी में नौकरी कहाँ कर रहा है। तो इस प्रकार से जब कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है तो उसे ही बेटा क्या कहा जाता है, उसे ही प्रवास कहा जाता है। अब देखिए इसमें आगे क्या बताया गया है। आगे बताया राम बाबू को क्या है बेटा, 3 बच्चे हैं। अब जो राम बाबू जिसकी स्टोरी चल रही है उसके भी 3 बच्चे हैं। अब देखिए जो 3 बच्चे हैं वो क्या है, वो बच्चे भी अपनी, जब उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन गेन कर ली, प्राप्त कर ली, तो उसके बाद देखिए वो जो बच्चे हैं वो तीनों बच्चे भी अलग अलग एरिया में चले गए। जो पहला बच्चा है वो इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ रहा है और वर्तमान पढ़ा, और उसके बाद क्या है, अब प्रेजेंट में क्या है, दिल्ली में वर्तमान में एक वैज्ञानिक के रूप में कार्य कर रहा है। ये तो फर्स्ट बच्चा हुआ। जो दूसरा बच्चा है, जो लड़की है, उसने अपनी सारी एजुकेशन वगैरह ग्रहण करके अब वो कहाँ रह रही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है, मतलब जॉब कर रही है। और जो तीसरी लड़की है वह अपनी पूरी पढ़ाई करके शादी के बाद सूरत में बस गई है। तो इस प्रकार से देखिए बेटा, एक परिवार था राम बाबू का। जो राम बाबू अकेला था, उसकी शादी हुई, उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए। तो वो जो 3 बच्चे थे वो एक परिवार से, बिहार में राम बाबू का जन्म हुआ, बिहार से देखिए उसके जो बच्चे थे वो कहाँ, अमेरिका तक पहुँच गए हैं। तो ये इसमें प्रवास में यही बताया गया बेटा, यही प्रवास होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने निवास स्थान को या अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर बस जाता है, दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है। वो किसी भी रीज़न से गया, चाहे वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गया है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, तो रीज़न इसमें कुछ भी हो सकता है। जब वो अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाता है तो उसे ही प्रवास कहा जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो सिर्फ राम बाबू की नहीं है, ऐसे मतलब लगभग मोस्टली ऐसे लोग हैं जो अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं। तो जो लोग एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर में, छोटे शहर से बड़े शहर में, और एक देश से दूसरे देश में जाकर बसते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही बेटा प्रवास कहा जाता है। तो ये प्रवास के बारे में है, प्रवास क्या है। तो अब देखिए, अब आप इससे हम आगे डिस्कस करते हैं। आगे इसमें देखिए क्या बताया गया है। तो जो प्रवास है, प्रवास दिक और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और महत्वपूर्ण कारक है। मतलब प्रवास आज से नहीं है, ये प्रवास बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। प्राचीन काल से ही क्या है, भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। यानी कि भारत के अंदर पुराने समय से ही क्या है, प्राचीन काल से ही एशिया से और दक्षिण पूर्वी एशिया से लोग आकर हमारे भारत के अंदर बस गए थे। पुराने समय से ही ये चला आ रहा है। तो इससे रिलेटेड देखिए एक कवि फिराक है, उसके बारे में बताया गया, सर जमी हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। मतलब बाहर से आने वाले लोग बसते चले गए और हमारे जो हिंदुस्तान था उसकी जो जनसंख्या थी वो बढ़ती चली गई।
तो इसमें यही बताया गया, विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे, बसते रहे और इससे भारत की विरचना हुई, यानी कि वो और बढ़ता भारत फैलता चला गया। तो आगे देखिए बेटा, भारत से बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसर की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी दक्षिण पूर्वी में प्रवास करते रहे हैं। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट को ध्यान से समझो। जरूरी नहीं है बेटा कि सिर्फ बाहर से लोग आकर ही हमारे देश में बसें, बल्कि हमारे जो भारत के लोग हैं वो भी बाहर जाकर बसते हैं। उसमें कौन कौन से? यूरोप के, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते हैं। मतलब सिर्फ बाहर के लोग ही हमारे देश में आकर नहीं बसते, बल्कि हमारे देश के लोग भी बाहर जाकर बसते हैं। तो इसमें ये भारतीय प्रसार बताया गया कि जो भारत के लोग हैं, देखिए वो कहाँ कहाँ पर, भारत के लोग बहुत सारे कंट्रीज के अंदर फैले हुए हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, मार्टिनिक, सूरीनाम, फ्रांस के डच लोग, पुर्तगाल, दमन दीव से अंगोला, मोजाम्बिक, मतलब बहुत सारे देशों के अंदर क्या है, हमारे भारत के लोग फैले हुए हैं। तो ये क्या है, ये सबसे जो पहली तो लहर आई थी, तरंग आई थी, उसके अंदर बताया गया है कि जो भारत के लोग थे वो, भारत के लोग भी बाहर जाकर बस गए, बाहर के लोग हमारे भारत के अंदर आकर बस गए थे। आगे देखिए बेटा, इसकी जो दूसरी तरंग आई थी उसमें नूतन समय, नूतन होता है बेटा नया, नए समय के अंदर व्यवसायी, व्यापारी, शिल्पी, जो ये शिल्पकार होते हैं, फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, वो क्या है, आर्थिक अवसर की तलाश, यानी कि नौकरी की तलाश के लिए क्या है, वो आसपास के जैसे थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन देशों के अंदर चले गए और वहाँ जाकर जब उन्हें नौकरी मिल गई तो वो वहीं के होकर रह गए। तो इसके बाद देखिए जो तीसरी तरंग आई, उसके अंदर जो डॉक्टर्स थे, अभियंता यानी कि बड़े बड़े जो वकील थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, परामर्शदाता थे, संचार माध्यम से जुड़े जो व्यक्ति थे, जो वैज्ञानिक वगैरह थे, वो भी क्या है, कहाँ चले गए, वो हमारे भारत को छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए। दूसरे देशों में जैसे अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। तो ये यहाँ पर क्या है, हमारे भारत के लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जो प्रवास है बेटा, वो सिर्फ भारत से नहीं हुआ है या दूसरे देशों से नहीं हुआ है, मतलब दोनों जगह से क्या है, लोग जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं, तो वही प्रवास कहलाता है। तो मैंने आपको वैसे प्रवास समझा दिया है। तो जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है बेटा, वो क्या आ रही है, वो प्रवास ही आ रही है। तो जो भारत में देखिए बेटा, जो जनगणना होती है वो हर 10वें साल के अंदर होती है। तो जो 10वें साल की जो जनगणना होती है उसके अंदर देखिए बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं। तो जैसे अब जो 10 साल की जो जनगणना होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, कि एक ही परिवार में, जैसे आज से 10 साल पहले जो जनगणना हुई थी, तो 10 साल पहले जो जनगणना थी उसके अंदर जैसे एक परिवार के अंदर 6 सदस्य हैं, ठीक है। लेकिन जब 10 साल बाद जो दोबारा से सेंसस होता है, जनगणना होती है, तो उस परिवार के अंदर 6 में से 3 सदस्य ही रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ, क्या उस घर के सदस्यों की डेथ हो गई या उनके साथ कोई ऐसी ट्रेजिडी हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। अब देखिए, जो घर के 6 में से जो 3 सदस्य रह गए, 3 सदस्य कहाँ गए? 3 सदस्य हो सकता है बेटा, उसमें से किसी 2 बच्चियों की, 2 लड़कियां हों, 2 लड़के हों। तो 2 लड़कियों की शादी हो गई और शादी करके क्या है, लड़कियां अपने ससुराल में चली जाती हैं। तो वो अपने मायके को छोड़कर जब वो अपने ससुराल में चली जाती है, तो वो भी एक तरह से क्या होता है, प्रवास ही होता है। या 2 लड़के हैं, 2 लड़के क्या है, अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे वो नौकरी के लिए किसी दूसरे देश में चले गए हैं, अमेरिका चले गए हैं, जापान चले गए हैं, किसी और कंट्री में चले गए, रशिया वगैरह चले गए हैं। वहाँ उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाती थी, क्या है, फिर वो वहीं पर ही सेटल हो जाते हैं, वहीं पर ही वो शादी वगैरह कर लेते हैं, उनकी अपनी फैमिली वहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रकार से जो जनगणना होती है उसके अंदर क्या है, रेशो बढ़ भी सकता है और रेशो घट भी सकता है। अब बढ़ कैसे सकता है बेटा, अब जैसे जो बच्चे, जैसे आज से 10 साल पहले क्या है, परिवार में 6 सदस्य थे, लेकिन 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसमें 8 सदस्य हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि जो बच्चे बाहर अमेरिका वगैरह पढ़ने गए थे, अब वो वापस क्या है, जब वो वापस आते तो वो अमेरिका की ही लड़की से जैसे शादी करके आ जाते हैं, या अपने यहाँ अपने एरिया के अंदर आकर शादी करते हैं। शादी करने के बाद क्या है, उनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ जाता है। तो शादी के बाद जब उनके बच्चे वगैरह होते तो उससे 2-3 सदस्य और बढ़ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, जो जनगणना होती है उसके अंदर क्या है, जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है या इक्वल भी रह सकती है। ओके, तो इसमें देखिए सारा ये वही डिटेल दी गई है, तो मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ
तो जब आप इसको एक बार रीडिंग करोगे ना, बहुत ही इजी चैप्टर बेटा, आपको एक बार में ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, वास्तव में प्रवास को 1881 में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही आरंभ कर दिया गया था। यानी कि भारत के अंदर सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, और तब से ही प्रवास को स्टार्ट कर दिया था। और इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था, लेकिन 1961 के अंदर जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था। सबसे पहला जो संशोधन यानी कि परिवर्तन किया गया था वो कब हुआ था? 1961 में। और उसके बाद 2 घटक अर्थात जन्म स्थान और गांव या नगर, इन 2 चीज़ों को इसके अंदर प्रवास के अंदर शामिल किया गया था। उसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की अतिरिक्त सूचना इसमें शामिल किया गया था। प्रवास के कारण पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया था। तो देखिए, अब जो जनगणना होती है बेटा, उसके अंदर जनगणना के अंदर प्रवास से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछी जाती हैं। तो जैसे अब कोई व्यक्ति है, इसी गांव अथवा शहर में उसका जन्म हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो वो जिस स्थान से आया है, जिस राज्य से आया है, जिस जिले से आया है, उसका नाम उसके अंदर नोट किया जाता है, लिखा जाता है। या यदि कोई व्यक्ति इस शहर या गांव से में कहीं और से आया है, यदि हाँ, तो जिस जगह से वो आया है, जिस एरिया को छोड़कर आया है, जिस देश को छोड़कर आया है, उसके बारे में वो सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। तो जो भारत की जो जनगणना होती है उसमें जो प्रवास की गणना होती है वो 2 आधार पर होती है, जन्म का स्थान और एक तो क्या है जन्म का स्थान की उसका जन्म किस स्थान पर हुआ है, और दूसरा है निवास का स्थान की वो अब किस एरिया के अंदर रह रहा है। एक है जन्म स्थान और एक होता है निवास स्थान। ठीक है, तो ये अब 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 37% यानी कि जो 45 करोड़ लोग थे वो ऐसे थे, उसमें किसकी संख्या थी? प्रवासियों की जनसंख्या थी, जो लोग अपने दूसरे देश से आकर हमारे देश के अंदर बस गए थे। तो ये उसकी टोटल कितनी थी? 37% जो लोग थे वो दूसरे देश से आकर हमारे देश के अंदर बस गए थे। अब आगे देखिए बेटा, प्रवास की धाराएं। अब देखिए, जो प्रवास की धाराएं हैं वो मतलब जो प्रवास होता है वो किन किन तरीके से होता है। तो प्रवास की धाराओं के अंदर देखिए क्या बताया गया है। तो आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास होता है देश के अंदर ही जो प्रवास होता है, मतलब जैसे हम एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाते हैं, मतलब देश नहीं छोड़ते हैं उसके अंदर, तो वो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रवास। और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय होता है बेटा जब आप एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। तो जो प्रवास होता है उसकी 4 धाराएं होती हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण। इसको ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है बेटा? ग्रामीण से ग्रामीण। सेकंड देखिए, अब सेकंड पॉइंट आता है ग्रामीण से नगरीय। थर्ड आता है नगर से नगर। फोर्थ आता है नगर से ग्रामीण। तो सबसे फर्स्ट क्या था? ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कि जब लोग गांव से गांव के अंदर एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जाकर प्रवास करते हैं, बसते हैं, तो वो ग्रामीण से ग्रामीण कहलाता है। सेकंड होता है ग्रामीण से नगरीय, जब गांव को छोड़कर नगर में जाकर बस जाते हैं। थर्ड होता है नगर से नगर, यानी कि एक छोटे नगर को छोड़कर जब वो बड़े नगर में जाकर बस जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नगर से नगर कहलाता है। नगर से ग्रामीण होता है जब नगर को छोड़कर गाँव में जाकर लोग बस जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? नगर से ग्रामीण। समझ में आ गया? आगे देखिए, अब 2011 के अनुसार पिछले निवास के आधार पर 45 जो करोड़ लोग थे उनमें से 14 करोड़ ने पिछले 10 वर्ष में अपने निवास का यानी कि रहने का स्थान बदल लिया है। तो ये इसकी सर्वे के अकॉर्डिंग, ये इसमें जनगणना के अकॉर्डिंग बताया गया है। और इनमें से 11 करोड़ जो लोग थे वो क्या है? अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। अंतर्राज्यीय होते मतलब एक अपने ही राज्य के अंदर जब वो एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर बस जाते हैं। तो इस धारा के अंदर जो स्त्री प्रवासी थी वो सबसे मेन थी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है और उसके बाद वो अपने माँ के घर को छोड़कर ससुराल चली जाती हैं। तो इनमें विवाह उपरांत होता है, विवाह के पश्चात। समझ में आया बेटा? अब आगे देखिए, बहुत ईजी है, इसको ध्यान से सुनना। अब देखिए आगे, अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की विभिन्न धाराओं में स्त्री और पुरुष प्रवासी। अंतर्राज्यीय होता है बेटा जब राज्य से मतलब एक ही राज्य के अंदर जब प्रवास होता है। अंतर्राज्यीय होता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर प्रवास होता है।
इन दोनों में इनको ध्यान से समझना बेटा। अंतः राज्य जब एक ही राज्य के अंदर होता है, और अंतर राज्य होता है जब एक राज्य से दूसरे, जैसे अंतः राज्य में देखिए, जैसे हरियाणा का अंतर राज्य मतलब हरियाणा, जैसे हरियाणा का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो हरियाणा के अंदर ही जैसे किसी लड़की की शादी होती है, तो उसकी जब हरियाणा के अंदर ही शादी होती है तो वो एक एरिया, जैसे अब उस रेवाड़ी से है कोई लड़की और उसकी शादी कहाँ हो गई, गुड़गांव हो गई है, तो उसमें क्या है, उसका राज्य चेंज नहीं हुआ है, रेवाड़ी भी बेटा हरियाणा में है और गुड़गांव भी हरियाणा में है, तो क्या है, अंतः राज्य कहलाएगा। और अंतर राज्य होता है बेटा, अंतर राज्य होता है जब एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे हरियाणा की किसी लड़की की शादी राजस्थान में हो जाती है, तो वो हरियाणा को छोड़कर राजस्थान में चली जाती है, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर राज्य कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आगे देखिए बेटा, अब क्या होता है कि जो स्त्रियों का जो प्रवास होता है वो तो मेन किस वजह से होता है, शादी की वजह से होता है, लेकिन पुरुष का भी होता है प्रवास, तो पुरुष का प्रवास किस वजह से होता है, पुरुष का एक ही रीज़न रहता है कि पुरुष का प्रवास किस वजह से होता है, पुरुष जो क्या है, जब उन्हें जहाँ जॉब की फैसिलिटी अच्छी मिलती है, जहाँ उन्हें अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, तो वो क्या है, वहीं उस एरिया में जाकर बस जाता है। तो आंतरिक प्रवास की इन धाराओं के अतिरिक्त भारत में पड़ोसी देशों से आप्रवास और उन देशों के भारत से उत्प्रवास। अब देखिए बेटा, इसके अंदर दो वर्ड आए हैं, मैं इसको अलग कलर से इंगित कर रही हूँ ताकि आपको अलग कलर से शो कर रही हूँ। एक आया है बेटा आप्रवास और एक आया है उत्प्रवास। अब इन दोनों को ध्यान से समझना बेटा, आप्रवास और उत्प्रवास, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आ का मतलब होता है बेटा आना, जैसे आना होता है ना, आना कहीं से आना, तो आना में भी आ रहा है, आ प्रवास में भी आ रहा है, तो आप ऐसे ध्यान रख लो, उसको ऐसे लिंक कर लो। आना आप्रवास का मतलब होता है बेटा जब हम किसी एरिया को छोड़कर, जब कोई बाहर के लोग हमारे देश में आकर बस जाते हैं तो उसे आप्रवास कहा जाता है। जैसे अमेरिका के लोग अमेरिका को छोड़कर हमारे भारत में आकर बस गए तो वो आप्रवास कहलाएगा। और उत्प्रवास होता है बेटा जब भारत के लोग अमेरिका में जाकर बस गए हैं तो उसे उत्प्रवास कहा जाएगा। आप्रवास होता है बाहर से अंदर आना और उत्प्रवास होता है अंदर से बाहर जाना। इज दैट क्लियर? आगे देखिए बेटा, ये हमने अभी पढ़ा था, ये इसके 4 पॉइंट्स थे। अब आगे देखिए, जनगणना 2011 में अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है, यानी कि भारत में अन्य देशों से बाहर से आकर बसने वालों की संख्या कितनी है, 50 लाख 2011 में शो हुआ है। इनमें से 88% पड़ोसी देश से आए हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। समझ में आया कि 88% जो लोग हैं वो कहाँ से आकर बस गए हैं, पड़ोसी देशों से आकर बस गए हैं। अब देखिए बेटा आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रवास में स्थानिक भिन्नता। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों से प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। यानी कि जैसे महाराष्ट्र है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये राज्य क्या है बेटा, ये बड़े बड़े राज्य हैं और यहाँ पर क्या है, फैसिलिटी भी ज़्यादा है। तो ऐसे राज्य क्या है जो छोटे राज्य उनको अपनी साइड खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। प्रवासियों में महाराष्ट्र का सूची में सबसे पहला स्थान है। जो लोग हैं बेटा वो महाराष्ट्र में जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद दिल्ली, फिर गुजरात और हरियाणा में आते हैं। और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य जहाँ से उत्प्रवासी मैंने अभी बताया ना कि यहाँ से लोग, जैसे उत्तर प्रदेश के लोग छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली में जाकर बस रहे हैं, तो वो क्या है, उत्प्रवासी कहलाएंगे। ये समझ में आ गया बेटा। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रवास के कारण। नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, प्रवास के कारण। प्रवास के कारण के अंदर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, तो इस जो प्रवास हो रहा है तो वो उसके सबसे मेन रीज़न क्या है, किस वजह से जो प्रवास है वो इतनी तेज़ी से हो रहा है। तो इसके कारण के अंदर देखिए क्या क्या इसके रीज़न इसमें बताए गए हैं। तो देखिए बेटा, इसके कारण में देखिए इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो जिन्हें 2 वर्ग के अंदर रखा गया। तो सबसे पहला क्या है बेटा, प्रतिकर्ष कारक, और सेकंड आता है अपकर्ष। इनको बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है इसको। प्रतिकर्ष को बोलते हैं पुश फैक्टर और अपकर्ष को बोलते हैं पुल फैक्टर। तो देखिए प्रतिकर्ष क्या होता है, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। छुड़वाने का कारण है मतलब वही क्या है, उत्कर्ष जैसे होता है। उत्कर्ष हमने उत्प्रवास जैसे मैंने आपको भी बताया था, मतलब प्रतिकर्ष होता है जब हम कोई भी इंसान अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो वो क्या है, प्रतिकर्ष कहलाएगा। इसके कारक है मतलब उसको आकर्षित कर रहा है। जैसे जो हरियाणा वाले लोग क्या वो महाराष्ट्र की तरफ भाग रहे हैं, दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी उन्हें ज़्यादा मिलती हैं।
और अपकर्ष होता है जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे महाराष्ट्र वाले क्या है, हरियाणा वालों को आकर्षित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दूसरे एरिया के लोगों को क्या है, वो आकर्षित कर रही हैं, अपनी तरफ खींच रही हैं। तो वो क्या है, वो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कहलाता है। समझ में आ गया बेटा? आगे अब देखिए, तो ये इसके मेन 2 कारण बताए गए हैं। आगे देखिए बेटा, तो ये जो मेन इसके अलावा देखिए जो इसके कारक हैं और किन किन चीज़ों से होते हैं। कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए भी क्या है, लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर बस जाते हैं। या इसके अलावा बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी, मतलब जहाँ पर ये प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं तो वो क्या है, ऐसे एरियाज़ में लोग रहना कम पसंद करते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, ये लोग अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ओके बेटा, अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है। ये तो इसके प्रवास के मुख्य कारण बताए गए थे। अब आगे देखिए, अब ये तो जो ऊपर हम डायग्राम था बेटा उससे रिलेटेड बताया गया कि स्त्री और पुरुषों का जो प्रवास होता है उससे क्या कारण होते हैं। तो मैंने आपको बताया, पुरुष तो क्या है, जॉब के लिए अपने एरिया को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं। जो स्त्रियाँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनकी शादी हो जाती है और वो अपने माँ के घर को छोड़कर अपने ससुराल जाकर बस जाती है। तो इसलिए इस वजह से क्या है, वहाँ पर सबसे अधिक प्रवास होता है। लेकिन इसके अंदर बेटा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर स्त्री विवाह प्रवास कानून भिन्न है, अलग है। अब देखिए क्या है वहाँ पर, मोस्टली पूरे इसके अंदर भारत के अंदर यही होता है कि जब लड़कियों की शादी होती है तो शादी के बाद जो लड़कियां हैं वो अपने माँ के घर को छोड़कर अपने ससुराल जाती हैं। लेकिन मेघालय में क्या होता है, जब लड़कियों की लड़के की शादी होती है तो उसमें लड़कियां घर छोड़कर नहीं जाती हैं। मेघालय में क्या कानून बनाया गया है, वहाँ पर क्या है, जो लड़के हैं वो अपनी माँ का घर छोड़कर लड़कियों के घर जाकर अपनी ज़िंदगी यापन करते हैं, ज़िंदगी वहाँ पर जाकर रहते हैं। तो ये बिल्कुल अकेला एक मेघालय है जहाँ पर क्या है, अपवाद है। ओके, अब देखिए प्रवास के कारण, परिणाम। प्रवास हो रहा है उसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं। तो इसके बहुत सारे परिणाम यानी कि रिजल्ट निकले हैं। तो सबसे फर्स्ट आ रहा है बेटा आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम पे देखिए मैं आपको वैसे ही समझा रही हूँ। तो क्या है आर्थिक परिणाम होता है बेटा, जैसे देखिए कोई गरीब देश है, गरीब देश के ऊपर क्या है, बाहर के लोग आकर, जैसा हमारे भारत को ही ले लीजिए। अब बाहर के लोग आकर हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा बस गए हैं। 50 लाख की समथिंग 2011 की जनगणना हुई थी, तो 50 लाख के समथिंग क्या है, लोग बाहर के आए हुए हैं। अब हमारे भारत के अंदर जिस एरिया के अंदर जहाँ से लोग आकर बसेंगे तो उस एरिया के ऊपर नेचुरल सी बात है बेटा दबाव भी बढ़ेगा। तो वहाँ पर क्या है, फैसिलिटी उन लोगों के लिए कम पड़ जाएगी। वहाँ पे शिक्षा के जो रोजगार के शिक्षा के जो अवसर है वो कम पड़ जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। यही सब कुछ हमारे भारत में भी हो रहा है। तो इससे क्या है, जो उस एरिया की जो आर्थिक कंडीशन है वो क्या है, डाउन चली जाएगी। तो वो होता है आर्थिक परिणाम। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया बेटा, आर्थिक परिणाम की उसके एरिया की जो आर्थिक कंडीशन है वो डाउन चली जाएगी। सेकंड पॉइंट है बेटा जनांकीय परिणाम के अंदर देखिए क्या बताया गया, इसके अंदर क्या बताया गया है, ये इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले युवा आयु कुशल और दक्ष लोगों का प्रवास बाह्य ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि जब किसी एरिया के जो युवा वर्ग है, जो जवान बच्चे हैं, वो अपने एरिया को छोड़कर जब दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं तो जिस एरिया से जहाँ से उन्होंने पढ़ाई वगैरह की है वो क्या है, वहाँ पर वो एरिया तो डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन दूसरे एरिया क्या है, डेवलप हो जाता है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट सामने निकल कर आता है। तो इससे क्या है, बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु और लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन, यानी कि एक एरिया तो ऐसा है बेटा जहाँ पर सारे युवा वर्ग हैं, यानी कि जवान ही जवान है, वो नौकरी के सिलसिले में वहाँ जाकर बस गए हैं। लेकिन एक एरिया ऐसा जहाँ पर सारे बुजुर्ग ही बुजुर्ग रह गए हैं, तो वो एरिया क्या है, डेवलप नहीं हो पाता है। तो वो क्या है, उसका जनांकीय परिणाम कहलाता है। तो ये लिंग अनुपात वहाँ पर आ जाता है। थर्ड आता है बेटा सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम के अंदर देखिए क्या है, प्रवासी समाजी परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा से संबंधित नए विचार नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रसारित हो रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं। तो समाज के अंदर क्या इसका परिणाम आता है कि एक समाज, एक एरिया तो ऐसा है बेटा जिसके अंदर क्या है, बहुत अधिक तेज़ी से विकास हो रहा है, लेकिन एक एरिया ऐसा है जिसका जो डेवलपमेंट है वो विकास है बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है।
तो इससे क्या है, लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो उसके ऊपर बहुत अधिक इफेक्ट आ रहा है। जो लोगों के जो सामाजिक परिणाम यही है कि एक समाज तो बहुत अधिक तेज़ी से डेवलप कर रहा है, लेकिन एक एरिया ऐसा है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर रहा है। तो ये इसका क्या है, सामाजिक परिणाम इसका उभर कर आता है। और लास्ट पॉइंट आता है इसका बेटा पर्यावरणीय परिणाम। पर्यावरणीय परिणाम में देखिए क्या होता है कि एक एरिया तो ऐसा है बेटा जहाँ पर क्या है बिल्कुल भी जनसंख्या नहीं है, बहुत कम रह गई है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर बहुत ही तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है। अब जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए, हर लोग क्या है दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, नहीं दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है। लेकिन दिल्ली में क्या है बेटा, वहाँ पे क्या हुआ इसका परिणाम, वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। नेचुरल सी बात है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे व्हीकल्स भी उतने ज़्यादा होंगे, रहने के लिए जगह उनको ज़्यादा चाहिए, तो क्या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करेंगे। तो इस वजह से क्या है वहाँ पर, इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, वहाँ पर जो पर्यावरणीय परिणाम है वो बहुत ही दुष्कर परिणाम सामने आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर गलत इफेक्ट आ रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऐसे एरियाज़ के ऊपर क्या है बहुत अधिक प्रेशर बढ़ रहा है, लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर क्या है सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे करके कम होती जा रही हैं। तो वहाँ पर वायु प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका क्या इफेक्ट पूरे एरिया के ऊपर बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। तो ये बेटा इसके सारे परिणाम बताए गए थे कि क्या परिणाम निकल कर इसके सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा अन्य परिणाम में क्या क्या है, प्रवास स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होता है बेटा, जो पुरुष वर्ग है वो बाह्य प्रवास के कारण, मतलब उनके पीछे जो फैमिली होती है यानी कि वाइफ वगैरह होती है वो पीछे रह जाती हैं, और उनको ऊपर क्या है इसका मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। और जो जेंट्स होते हैं वो क्या है कमाई के लिए वो अपने परिवार से अलग अकेले रहकर बाहर जाकर बस जाते हैं, और उनकी जो वाइफ है उनके बच्चे हैं वो गाँव के अंदर ही रह जाते हैं। तो इससे क्या है आपस के अंदर क्या है तनाव का माहौल पैदा होता है। और जो पीछे जो लेडीज़ रह जाती हैं, उनकी वाइफ रह जाती हैं, वो क्या है उनको पर पूरा बर्डन आ जाता है, फैमिली का पूरा बर्डन आ जाता है, और उसका क्या है कहीं ना कहीं उनके सामने ड्रॉबैक निकल कर आता है। तो इस प्रकार से इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि जो प्रवास है वो मैंने आपको बेटा अच्छे से समझाया है कि प्रवास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है, और इसके क्या परिणाम सामने निकल कर आते हैं। तो ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट पूरी तरीके से मैंने आपको प्रवास के बारे में बताया है, और बहुत ही इजी चैप्टर है। आप इसको एक बार अच्छे से ध्यान से सुनोगे, इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लोगे, इसको चैप्टर को अच्छे से रीड कर लोगे, तो एक बार की रीडिंग से ही, एक बार आपको सुनने से ही ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का बेटा कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे, ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू बेटा।